Hello dear students, let's start our study once again. इसके पहले वाली वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन का एक चैप्टर नॉन फाइनाइट पढ़ा रहा था। आपको मैं बताया कि नॉन फाइनाइट के अंतर्गत 3 शीर्षक पढ़े जाते हैं: इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। तो इन्फिनिटिव ना लगी हुई क्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है, आपको पढ़ाया गया, सिंपल इन्फिनिटिव और जीरंडियल इन्फिनिटिव। जीरंड जो है वो भी ना लगी हुई क्रिया होती है जो संज्ञा का काम करती है। आपको उसकी भी 5 हेडिंग पढ़ाई गई। फिर पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है? आपको ये बताया गया कि क्रिया का ही रूप है। पार्टिसिपल ऐसी क्रिया होती है जो वाक्यों में विशेषण का काम करती है। और पार्टिसिपल 3 प्रकार की होती है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये सारी बातें आपको मैं बता चुका हूँ। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात आती है तो कौन सी क्रियाएं प्रेजेंट पार्टिसिपल होती हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल की परिभाषा आपको बताई गई है कि जारी रहने वाली क्रिया जो किसी की विशेषता बताए। जारी रहने वाली क्रिया जो किसी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्रिया कहते हैं। उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्रिया समझते हैं। ठीक है? मीन्स काम जारी रहेगा और वह क्रिया, जारी रहने वाली क्रिया जो होगी वो किसी की विशेषता भी बताएगी। चाहे जिसकी विशेषता बताए, लेकिन वो बताएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको परिभाषा याद करने की ज़रूरत है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की परिभाषा क्या है? कि जारी रहने वाली क्रिया जो किसी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए वह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का अनुवाद 3 रूपों में किया जाता है। वास्तव में हेडिंग तो दो ही है: एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज। तो एट्रीब्यूटिव यूज की हिंदी होती पूर्ववर्ती, मतलब उस संज्ञा के पहले लिख दिया जाए वाक्य में जिसकी वो विशेषता बता रही हो, तो ये तो एट्रीब्यूटिव यूज हो गया। और ये दूसरा है प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव मतलब उत्तरवर्ती, बाद में। मतलब क्या? कि वाक्य में उस संज्ञा या सर्वनाम के बाद इस जारी रहने वाली क्रिया को लिखा जाए जिसकी वो विशेषता बता रही हो, तो हम प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। अब देखिए, एट्रीब्यूटिव यूज 2 तरह का होता है। जारी रहने वाली क्रिया अगर अकेली रहती है, जारी रहने वाली क्रिया अगर अकेली रहती है, अकेली रहने का मतलब तो समझते होंगे आप लोग कि एब्सोल्यूट वर्ब हो, मीन्स उसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट या कोई एडवर्ब ना जुड़ा हुआ हो। जैसे आपको बहुत उदाहरण बताया हूँ, बहती हुई नदी, महकता हुआ फूल,
मुस्कुराती हुई बालिका, उड़ती हुई पक्षियाँ, ये एब्सोल्यूट क्रियाएं हुई। उड़ती हुई केवल लिखा गया है, महकता हुआ केवल लिखा गया है। अगर इसी के साथ में कोई एडवर्ब जोड़ दिया जाए, जो मतलब आसमान में उड़ती हुई, झुंड में उड़ती हुई पक्षियाँ, तो झुंड में, आसमान में, ये सब एडवर्ब जुड़ गया उनके साथ, तब ये एब्सोल्यूट वर्ब नहीं रह गई। अगर एब्सोल्यूट वर्ब होती है, जारी रहने वाली क्रिया अगर अकेली हो, उसके साथ में कोई एडवर्ब या ऑब्जेक्ट ना जुड़ा हुआ हो, तो निश्चित रूप से एट्रीब्यूटिव यूज करते हैं। मतलब एट्रीब्यूटिव यूज करने का क्या मतलब कि उस जारी रहने वाली क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी ठीक उसी संज्ञा से पहले लिख दिया या सर्वनाम से पहले लिख लिया जाता है। संज्ञा से पहले मानिए, सर्वनाम ना मानिए, जिसकी वो विशेषता बता रही हो। विशेषण की तरह से ठीक उसी संज्ञा के पहले लिख लिया जाता है जिसकी वो विशेषता बता रही हो। जैसे टिमटिमाते हुए तारे, तो ट्विंकलिंग स्टार लिख दिया जाएगा। दौड़ता हुआ बच्चा, रनिंग बेबी। कराहता हुआ रोगी, मॉर्निंग पेशेंट, ऐसे लिख दिया जाएगा जहां भी होगा। लेकिन अगर लिखा जाए कि दर्द से कराहता हुआ रोगी, तब यह निश्चितता नहीं कि एट्रीब्यूटिव यूज करेंगे या प्रेडिकेटिव यूज करेंगे। तब के लिए आपको एक पॉइंट बताया गया है, अगर क्रिया एब्सोल्यूट ना हो, मतलब अकेली क्रिया ना हो, जारी रहने वाली क्रिया अकेली ना हो, उसके साथ में कोई एडवर्ब या ऑब्जेक्ट भी जुड़ा हुआ हो, तब हमको ये ध्यान देना पड़ता है कि वो किसकी विशेषता बता रही है, किसके द्वारा की गई है। अगर वो शेष भाग, जो वाक्य का शेष भाग बचा हुआ है इस जारी रहने वाली क्रिया को छोड़ने पर, उसमें से अगर कर्ता को मॉडिफाई कर रही हो, मतलब कर्ता के द्वारा की गई हो, कर्ता की विशेषता बता रही हो, तब तो एट्रीब्यूटिव यूज कर लेते हैं। जो आपको दूसरा नियम पढ़ाया गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का, एट्रीब्यूटिव यूज फर्स्ट, सेकंड, एट्रीब्यूटिव यूज सेकंड पढ़ाया गया हो। और अगर कर्ता के द्वारा ये क्रिया ना की गई हो, जो एब्सोल्यूट ना हो, मतलब जारी रहने वाली क्रिया के साथ में एडवर्ब या ऑब्जेक्ट भी जुड़ा हुआ हो और वो किसी की विशेषता बता रही हो, तब आपको सोचना होता है कि एट्रीब्यूटिव यूज करें कि प्रेडिकेटिव यूज करें। अब ये देखें कि अगर वो कर्ता को मॉडिफाई कर रही है, तब तो आप एट्रीब्यूटिव यूज करेंगे, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में एट्रीब्यूटिव यूज सेकंड लिख करके आपको पढ़ाया गया है इसके पहले वाली वीडियो में। और अगर कर्ता को मॉडिफाई ना करे, कर्ता के अलावा किसी कर्म को या एडवर्ब को मॉडिफाई करे, उसकी विशेषता बताए, कर्म या क्रिया विशेषण की विशेषता बताए, तब आप प्रेडिकेटिव यूज करते हैं। उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती मतलब बाद में लिखा जाना, ठीक। अगर एब्सोल्यूट वर्ब रहती है, अकेली क्रिया रहती है, जारी रहने वाली क्रिया अकेली हो, तब तो चाहे जिसकी विशेषता बताए, चाहे कॉम्प्लीमेंट की विशेषता बताए, चाहे ऑब्जेक्ट की विशेषता बताए, चाहे सब्जेक्ट की विशेषता बताए, सीधे सीधे उसको एट्रीब्यूटिव यूज किया जाता है। मतलब उसी संज्ञा के पहले लिख लिया जाता है जिसकी वो विशेषता बता रही हो। लेकिन अगर अकेली क्रिया नहीं है और सब्जेक्ट को भी मॉडिफाई नहीं कर रही है, तब एट्रीब्यूटिव यूज नहीं किया जाता है। मान लो किसी कॉम्प्लीमेंट को मॉडिफाई कर रही है, किसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रही है, किसी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रही है, तब हम उसे प्रेडिकेटिव यूज करते हैं, मतलब उत्तरवर्ती यूज करते हैं, बाद में लिखते हैं। उसी संज्ञा के बाद लिखा जाता है कॉमा लगा करके, जिसको मॉडिफाई करे, जिसकी विशेषता बताए, जिसके द्वारा की जाए। जैसे हमने देखो लिखा है कि जब हिंदी वाक्य में किसी एक क्रिया के जारी रहते हुए किसी अन्य क्रिया का किया जाना पाया जाए और
वह जारी रहने वाली क्रिया वाक्य के कर्ता नहीं बल्कि कर्म या किसी क्रिया विशेषण के द्वारा की जाए, अर्थात यह जारी रहने वाली क्रिया वाक्य के कर्म या क्रिया विशेषण की विशेषता बताए, तो प्रेडिकेटिव यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल समझते हैं। तो उसे हम प्रेडिकेटिव यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल समझा जाता है। जैसे तो बहुत अभी उदाहरण में लिखा हूँ, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करो। लिखा हूँ देखो कि ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने हेतु सर्वप्रथम हम इस जारी रहने वाली क्रिया को उसके कर्म आदि सहित वाक्य से बाहर निकालते हैं और शेष भाग का अनुवाद नियमानुसार किया जाता है। ऐसे करते हैं कि वह संज्ञा या सर्वनाम करीब करीब वाक्य के अंत में पहुंच जाए जिसकी विशेषता जारी रहने वाली क्रिया बता रही हो। उसके बाद अल्प विराम लगाकर जारी रहने वाली क्रिया का आईएनजी फॉर्म और उससे संबंधित कर्म आदि लिख देते हैं। देखिए, अनुवाद के तो नियम आपको पहले से सारे बता दिए गए हैं, ये तो ट्रिक्स हैं। अब मैं इसे बताता हूँ नियमानुसार अनुवाद करते हैं। इसका क्या मतलब है? नियमानुसार का मतलब क्या कि जिस टेंस का, जिस मॉडल का, जिस नियम का वाक्य हो उस टेंस में वैसा वाक्य उसे आप बनाएं। नियमानुसार का मतलब यही। जैसे देखिए लिखा गया है, हम सब नदी में तैरती हुई एक लाश देखे। एक काम जारी था, कौन सा? तैरने का है, और दूसरी क्रिया क्या हो गई? देखने की। नहीं समझ पाए? दो क्रियाएं हैं ना, एक जारी रहने वाली क्रिया है तैरना, तैरती हुई लाश को देखे, इसका मतलब क्या? तैरने का काम जारी था, दूसरी क्रिया घटित होगी देखने की। और देखो, अब तैरती हुई अगर केवल होता कि हम सब तैरती हुई लाश, तो लाश की अंग्रेजी जहां हम डेड बॉडी या कार्प से लिखते, उसी के ठीक पहले तैरना की पहली अवस्था में आईएनजी यहीं पर लिख लेते, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है, अकेली क्रिया ये नहीं है, इसके साथ में एडवर्ब जुड़ा हुआ है, स्थान। नदी में ये अकेली क्रिया नहीं हुई, ठीक। अब ये देखेंगे कि एब्सोल्यूट वर्ब नहीं है, निश्चितता हट गई कि अब मतलब एट्रीब्यूटिव यूज किया जाएगा। अब ये एट्रीब्यूटिव यूज भी हो सकता है और प्रेडिकेटिव यूज भी हो सकता है। आपको देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि दोनों हो जाएगा, एक ही होगा। कौन सा होगा वो अब आपको समझना पड़ेगा। अगर ये क्रिया, तैरने वाली क्रिया, अगर कर्ता को मॉडिफाई कर रही हो, शेष भाग जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है? हम सब एक लाश देखे। इसमें कर्ता कौन है? हम सब एक लाश देखे। इसमें कर्ता हम सब है, देखना मुख्य क्रिया है, एक लाश कर्म है ना। अब ये देखिए कि ये तैरने का काम जो है, ये जारी रहने वाली क्रिया जो है, वो किसके द्वारा की जा रही है? हम सब के द्वारा की जा रही है कि लाश के द्वारा की जा रही है? तो पता चलेगा तैरने का काम कौन कर रहा था? लाश तैर रही थी ना, है? लाश तैर रही थी। अब ये देखो, ये कर्ता नहीं है वाक्य में। इसका मतलब अगर ये कर्ता होता तब तो एट्रीब्यूटिव यूज कर लेते इसके पहले वाले नियम में, जैसा बताया गया है। लेकिन ये कर्ता नहीं है तो प्रेडिकेटिव यूज किया जाता है। और प्रेडिकेटिव यूज करने का मतलब क्या है कि पहले हम ये समझते हैं कि ये जारी रहने वाली क्रिया, इससे संबंधित शब्द ये वाक्य में नहीं है। अब हम बचे हुए भाग का अनुवाद करते हैं। हम सब एक लाश देखे। जिस टेंस का वाक्य रहता है, जैसा वाक्य रहता है, उसी टेंस में वैसा ही उसका अनुवाद कर दिया जाता है।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है कि हम सब एक लाश देखे, तो इसका मतलब वी सॉ अ कॉर्प्स। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस था, ठीक, हमने लिख दिया वी सॉ अ कॉर्प्स, हम सब एक लाश देखे। अब ये लाश के द्वारा ही तैरने का काम हो रहा था ना, ये किसकी विशेष, लाश कैसी थी, तैरती हुई थी ना, लाश की तो विशेषता है। तो इसी के बगल में कामा लगा करके देखो, लिख दिया गया फ्लोटिंग इन द रिवर। वी सॉ अ कॉर्प्स फ्लोटिंग इन द रिवर, नदी में तैरती हुई एक लाश देखे, हम सब नदी में तैरती हुई एक लाश देखे। बेटा देखो, एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज समझने की बात है। अगर उल्टा कर दिए, ठीक है, तब अर्थ गलत हो जाएगा। जैसे एट्रीब्यूटिव यूज करते थे, यहाँ लिखना पड़ता फ्लोटिंग इन द रिवर, वी सॉ अ कॉर्प्स। तो ये वी कर्ता के साथ में जुड़ जाता ना, ये तो कर्ता की को मॉडिफाई करता। इसका मतलब ये हो जाता कि हम ही लोग नदी में तैर रहे थे और हम ही लोग लाश भी देख लिए, ठीक। लेकिन इसका मतलब है कि हम लोग कहीं थे और लाश जो थी वो तैर रही थी, उसको हम लोगों ने देखा। तब इस तरह से लाश के बगल में लिखना पड़ेगा फ्लोटिंग इन द रिवर, ठीक है। वी सॉ अ कॉर्प्स फ्लोटिंग इन द रिवर, नदी में, हम सब नदी में तैरती हुई एक लाश देखे। प्लेसमेंट बहुत मायने रखता है। अगर यही आप फ्लोटिंग इन द रिवर यहाँ रख देंगे तो गलत हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ बन जाएगा, ये जान लीजिएगा। जैसे इसके पहले वाले उदाहरण में आपको मैं बताया था, इसके पहले वाले नियम में कि गोइंग टू स्कूल वी सॉ अ डियर, हम लिखे थे कि गोइंग टू स्कूल वी सॉ अ डियर, ऐसे यही मैं लिखा था उदाहरण। अब इसका मतलब क्या है कि वी गोइंग टू स्कूल वी सॉ अ डियर, इसमें वी करता है और इसी के करीब में सटा हुआ ये एट्रीब्यूटिव यूज किया गया है। इसका मतलब यह काम, जाने का काम हम सब कर रहे थे, ठीक। विद्यालय जाने का काम हम सब कर रहे थे और देखने का भी काम हम सब किए। क्या देखने का काम किए? हिरन देखने का काम किए, ठीक। अगर यही चीज़ गोइंग टू स्कूल यहाँ ना लिखो, आप यहाँ लिख दो वी सॉ अ डियर गोइंग टू स्कूल, यहाँ लिख दो बाद में वी सॉ अ डियर गोइंग टू स्कूल, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हम सब कहीं पर थे और एक हिरन को देखे और वह हिरन जो था वो स्कूल जा रहा था। इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेसमेंट का बहुत ध्यान देना। अगर एट्रीब्यूटिव यूज है तो एट्रीब्यूटिव यूज करना और प्रेडिकेटिव यूज है तो प्रेडिकेटिव यूज करना, नहीं तो ये गलत हो जाता, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। चलिए फिलहाल, यह भिखारी गलियों में खेलते हुए बच्चों को भयभीत करता है। कोई क्रिया जारी है, खेलने की क्रिया जारी है, हैं? और कहाँ खेलने? गलियों में। स्थान भी दिया गया इसके साथ, एब्सोल्यूट वर्ब नहीं है, ठीक। अगर ये केवल खेलते हुए होता, गलियों में ना होता, तो इसका मतलब एट्रीब्यूटिव यूज कर देते। आप लिख देते यह भिखारी बच्चों को भयभीत करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है दिस बेगर फ्राइटेंस, दिस बेगर फ्राइटेंस, भयभीत करना, इतना लिख देते। अब द चिल्ड्रन लिखने जाते तो द प्लेइंग चिल्ड्रन लिख देते बस। दिस बेगर फ्राइटेंस द प्लेइंग चिल्ड्रन, जैसा पहला वाला नियम आपको पढ़ाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके साथ में एडवर्ब जुड़ा हुआ है, तो फिर इसका मतलब या तो ये एट्रीब्यूटिव यूज होगा या तो प्रेडिकेटिव यूज होगा। अब एट्रीब्यूटिव यूज किया जाए कि प्रेडिकेटिव यूज किया जाए, उसके लिए आपको आइडिया बताया कि अगर ये क्रिया, जारी रहने वाली क्रिया
वाक्य में कर्ता के द्वारा की जा रही हो, भिखारी के द्वारा की जा रही हो, तब तो आप एट्रीब्यूटिव यूज कर लीजिए। सबसे पहले इसकी पहली अवस्था में आईएनजी से संबंधित शब्द लिख करके कामा लगाइए और बचा हुआ भाग अनुवाद करिए। लेकिन यदि कर्ता के द्वारा ना की जा रही हो, कर्म या किसी क्रिया विशेषण के द्वारा की जा रही हो, तब उसकी विशेषता बता रही हो, तब प्रेडिकेटिव यूज करते हैं। ये खेलने का काम कौन, गलियों में खेलने का काम कौन कर रहे थे, किसके द्वारा किया जाता है? भिखारी के द्वारा कि बच्चों के द्वारा? पता चला बच्चों के द्वारा किया जाने वाला है ना। अब बच्चे जो हैं वो इस वाक्य में कर्ता नहीं है, कर्ता तो भिखारी है ना। भयभीत करने का कर्ता कौन है? भिखारी है। तो इसका मतलब आप प्रेडिकेटिव यूज करेंगे, क्योंकि यह जारी रहने वाली क्रिया गलियों में खेलते हुए, ये जारी रहने वाली क्रिया कर्ता को नहीं मॉडिफाई कर रही है। नियम आपको बताया कि इतना बाहर निकाल दो, बचे हुए भाग का अनुवाद करो। यह भिखारी बच्चों को भयभीत करता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, आप लिख देंगे दिस बेगर फ्राइटेंस द चिल्ड्रन। दिस बेगर फ्राइटेंस द चिल्ड्रन, और कामा लगा दिए। इन्हीं के द्वारा की जा रही है, बच्चों के द्वारा। इन्हीं के बगल में एडजेक्टिव बना करके लिख दीजिए, प्लेइंग इन द स्ट्रीट्स। दिस बेगर फ्राइटेंस द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द स्ट्रीट्स। तीसरा है, बूढ़ा शिकारी आसमान में उड़ती हुई पक्षियों को दाग सकता है, दाग सकता था। उड़ती हुई पक्षियों को दाग सकता था, अगर यही होता, आसमान में न जुड़ा होता तो फ्लाइंग बर्ड लिख देते जहाँ लिखना होता बस। लेकिन इस साथ में एडवर्ब जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कि अब ये या तो एट्रीब्यूटिव यूज होगा या तो प्रेडिकेटिव यूज होगा। अब ये देखना होगा कि दागना जो क्रिया है उसका कर्ता कौन है। पता चला बूढ़ा शिकारी, ये तो करता है, और क्रिया है दागना, कर्म है पक्षियाँ। ठीक, अब ये आसमान में उड़ती हुई, ये जारी रहने वाली क्रिया है, ये किसकी विशेषता बता रही? बूढ़ा शिकारी की विशेषता बता रही कि पक्षियों की विशेषता बता रही है? पक्षियाँ कैसी थी? उड़ती हुई थी, आसमान में उड़ती हुई थी, है ना। तो इसका मतलब कर्ता को नहीं मॉडिफाई कर रही, कर्म को मॉडिफाई कर रही है। तो आप प्रेडिकेटिव यूज करिए। प्रेडिकेटिव यूज करने का मतलब क्या कि पहले हम आसमान में उड़ती हुई इतना निकाल देंगे, बचेगा बूढ़ा शिकारी पक्षियों को दाग सकता था। कुड का प्रयोग मॉडल है, तो द ओल्ड हंटर कुड शूट, प्रेजेंट फॉर्म लिखा था, पहली अवस्था लिखी जाती है। द ओल्ड हंटर कुड शूट द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक, अगर यही आसमान में ना होता तो यही बर्ड के पहले फ्लाइंग लिख देते, वर्ड्स के पहले यहाँ पर फ्लाइंग लिख देते। एट्रीब्यूटिव यूज में पढ़ाया गया नंबर 1 फर्स्ट नियम में, ठीक है। लेकिन इसे प्रेडिकेटिव यूज करना पड़ेगा, बाद में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ में एडवर्ब जुड़ा हुआ है, आसमान में स्थान जुड़ा हुआ है। आपने लिख दिया द ओल्ड हंटर कुड शूट द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। अगर ये आप गलत कर दिए, कहीं मान लीजिए एट्रीब्यूटिव यूज कर दिए और फ्लाइंग इन द स्काई पहले लिख दिए, यहाँ लिख दिए फ्लाइंग इन द स्काई द ओल्ड हंटर कुड शूट द बर्ड्स, तो इसका मतलब होगा कि बूढ़ा शिकारी ही उड़ते हुए, बूढ़ा शिकारी खुद आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को दाग सकता था। इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर एट्रीब्यूटिव यूज रहेगा तो एट्रीब्यूटिव यूज करिएगा, अगर सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा, सब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा, सब्जेक्ट विशेषता बताई जाएगी, तब एट्रीब्यूटिव यूज करिएगा। और सब्जेक्ट विशेषता ना बताई जाए, प्रेडिकेट के किसी भाग की विशेषता बताई जाए, मतलब वर्ब नहीं, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब, किसी की विशेषता बताई जाए, तब आप प्रेडिकेटिव यूज करिएगा, ठीक है। चौथा वाक्य हमने लिखा है, सभी किसान हवा में झूमती हुई फसलों को नहीं सींचते हैं। कैसी फसलों को नहीं सींचते हैं? हवा में झूमती हुई। ठीक,
इसके साथ में एडवर्ब जुड़ा हुआ है हवा में। अगर केवल झूमती हुई होता तो इसकी पहली अवस्था में आईएनजी ठीक उसी संज्ञा के पहले लिख देते, फसल के पहले इसकी पहली अवस्था में आईएनजी लिख देते, अब बस पूरा वाक्य सही हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसमें हवा में लिखा गया है, अकेली क्रिया नहीं, एब्सोल्यूट वर्ब नहीं है। तब ये देखेंगे कि किसकी विशेषता है, किसानों की विशेषता है कि फसलों की विशेषता है। झूमने का काम कौन करता है? तो फसलों की विशेषता है। फसल जो है कर्म है इस वाक्य में, करता तो किसान है, हैं? कर्म को मॉडिफाई कर प्रेडिकेटिव यूज करिए। आप लिख दीजिए सभी किसान फसलों को नहीं सींचते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा ऑल द फार्मर्स डू नॉट इरिगेट द क्रॉप्स। ऑल द फार्मर्स डू नॉट इरिगेट द क्रॉप्स। वेविंग इन द विंड, हवा में झूमती हुई, वेविंग इन द विंड। ये हमने इन जो है 2 बार लिख दिया, हो जाता है, ये एक बार ही रहेगा, वेविंग इन द विंड। इस तरह से हो गया 4 वाक्य। अब ये देखो हमने ट्रांसलेशन नहीं किया चौथे 4 वाक्यों का, चलो मैं लिखता हूँ, समझाता हूँ आपको। देखो लिखा गया है हमें सड़क पर चलती हुई बस से नहीं उतरना चाहिए। कैसी बस? बोलो। सड़क पर चलती हुई बस, ये चलने की क्रिया जारी, और स्थान भी दिया गया है एडवर्ब, समय, सड़क पर, ये पूरा निकल गया। और किसकी विशेषता है? ये बस की विशेषता है। किसकी विशेषता है? बस की विशेषता है, ठीक ना, है ना, बस की विशेषता। तो इसका मतलब बस शब्द जो है वो इस वाक्य में उतरना का तो क्या है? गवर्न बाय प्रीपोजिशन की एक संज्ञा है, ना ऑब्जेक्ट है ना कॉम्प्लीमेंट है, ये गवर्न बाय प्रीपोजिशन की एक संज्ञा है, प्रेडिकेट का भाग है, तो प्रेडिकेटिव यूज करेंगे, सीधा सा मतलब है। आप लिखेंगे हमें बस से नहीं उतरना चाहिए। इसका ट्रांसलेशन शुड का प्रयोग करेंगे, सलाह दी जा रही है वी शुड नॉट गेट बिलो, वी शुड नॉट गेट बिलो द बस। हमें बस से नहीं उतरना चाहिए। और कैसी बस? सड़क पर चलती हुई, चलना का अंग्रेजी यहाँ रन, तो रनिंग ऑन द रोड, बस ये हो गया। वी शुड नॉट गेट बिलो द बस, वी शुड नॉट गेट बिलो द बस रनिंग ऑन द रोड। हमें सड़क पर चलती हुई बस से नहीं उतरना चाहिए। क्या आप छाता चुराती हुई उस बालिका को पहचान लिए थे? बालिका कैसी थी? छाता चुराती हुई। अब देखिए यही प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्रिया है, ता हुआती हुई, ते हुए, कर या ते ही, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान होती है। तो और इसके साथ में जुड़ा हुआ है कर्म, छाता। क्या चुराती हुई? छाता, अकेली क्रिया नहीं है। आप ट्रांसलेशन करेंगे क्या आप उस बालिका को पहचान लिए थे? और आप इसमें करता है, चुराने का काम कौन कर रहा? बालिका। बालिका इसमें करता नहीं है, प्रेडिकेट का भाग है, तो इसका मतलब प्रेडिकेटिव यूज करेंगे। पहले आप अनुवाद करेंगे क्या आप उस बालिका को पहचान लिए थे। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य बनेगा, यस आर नो टाइप क्वेश्चन। सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया कर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड, कर्ता यू, सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया। पहचानना का अंग्रेजी रिकॉग्नाइज, तो रिकॉग्नाइज्ड। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब तीसरी अवस्था। हैड यू रिकॉग्नाइज्ड दैट गर्ल, हैड यू रिकॉग्नाइज्ड दैट गर्ल। चुराती हुई, स्टील माने चुराना, उसमें आईएनजी हो गया, स्टीलिंग द अम्ब्रेला। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। हैड यू रिकॉग्नाइज्ड दैट गर्ल स्टीलिंग द अम्ब्रेला।
उस शब्द यहाँ से निकाल दो तो ये दी बन जाएगा। यहाँ से उस शब्द निकाल दो। क्या आप छाता चुराती हुई बालिका को पहचान लिए थे? हैड यू रिकॉग्नाइज्ड द गर्ल स्टीलिंग द अम्ब्रेला? आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि एट्रीब्यूटिव यूज, प्रेडिकेटिव यूज बहुत ध्यान से करिए। अगर आपने ये स्टीलिंग द अम्ब्रेला यहाँ लिख दिया, पहले लिख दिया, एट्रीब्यूटिव यूज कर दिया, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फिलहाल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें ऐसा होता ही नहीं है? अगला है, क्या तुम्हारा भाई पतंग उड़ाती हुई बालिका को प्रोत्साहित नहीं किया? क्या तुम्हारा भाई पतंग उड़ाती हुई बालिका को प्रोत्साहित नहीं किया? बालिका कैसी थी? पतंग उड़ाती हुई। इसके साथ में कर्म जुड़ा हुआ है, उड़ाती हुई क्यों नहीं है? पतंग शब्द जुड़ा हुआ है, कर्म जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये या तो एट्रीब्यूटिव यूज होगा या तो प्रेडिकेटिव यूज होगा। अब ये देखें काम कौन कर रहा है, किसकी विशेषता है? ये बालिका की विशेषता है। बालिका इस वाक्य में क्या है? भाग में प्रोत्साहित करने की क्रिया जो है इस भाग में बालिका जो है करता नहीं है ना। प्रोत्साहित करने का काम कौन है? तुम्हारा भाई। करता तुम्हारा भाई है। और बालिका प्रेडिकेट का भाग है तो प्रेडिकेटिव यूज करेंगे इसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। आप अनुवाद करेंगे, क्या तुम्हारा भाई बालिका को प्रोत्साहित नहीं किया? पास्ट इंडिफरेंट टेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव। सहायक क्रिया कर्ता, नॉट मुख्य क्रिया कर्म। सहायक क्रिया डिड, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था। आप लिखेंगे डिड योर ब्रदर नॉट एनकरेज, COURAGE, एनकरेज मैंने प्रोत्साहित करना। डिड योर ब्रदर नॉट एनकरेज द गर्ल। अब इतना तो हो गया ना, क्या तुम्हारा भाई बालिका को प्रोत्साहित नहीं किया। अब वो बालिका कैसी थी? पतंग उड़ाती हुई थी। विशेषता ये लिख दीजिए बगल में, फ्लाइंग काइट, क्वेश्चन मार्क, फ्लाइंग काइट। डिड योर ब्रदर नॉट एनकरेज द गर्ल फ्लाइंग काइट। रात को टिमटिमाते हुए तारों को कौन गिन सकता है? ये टिमटिमाते हुए किसकी विशेषता है? तारों की। अगर यही इतना होता तब तो आप लिखते हु कैन काउंट द ट्विंकलिंग स्टार्स। कैन का प्रयोग है ये। तारों जहाँ स्टार्स लिखते हैं वहीं इसकी पहली अवस्था में ING लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके साथ में एडवर्ब जुड़ा हुआ है, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। रात को ये एक साथ में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि हम ये देखेंगे कि अगर ये कर्ता को मॉडिफाई कर रहा है तो एट्रीब्यूटिव यूज करेंगे, और कर्ता को नहीं, प्रेडिकेट के किसी भाग को मॉडिफाई कर रहा है तो प्रेडिकेटिव यूज करेंगे। इस वाक्य में कर्ता कौन है? कोई है ही नहीं। कर्ता कोई पूछा जा रहा है कौन के द्वारा। ठीक, तो फिर तारे क्या है? ये ऑब्जेक्ट है गिनना का। क्या गिनने की बात हुई? तारे एक कर्म है, कर्म को मॉडिफाई कर रही है क्रिया, तो इसका मतलब प्रेडिकेटिव यूज करेंगे। ठीक, आप पहले लिखेंगे तारों को कौन गिन सकता है। कैन का प्रयोग, हु कैन काउंट द स्टार्स, हु कैन काउंट द स्टार्स। तारों को कौन गिन सकता है, कॉमा। अब टिमटिमाते हुए रात को उसकी अंग्रेजी लिख दो, ट्विंकलिंग एट नाइट, क्वेश्चन मार्क। हु कैन काउंट द स्टार्स ट्विंकलिंग एट नाइट। बस ये सही हो गया। इस तरह से बेटा आप लोगों को मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का तीनों नियम पढ़ा दिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल में एट्रीब्यूटिव यूज फर्स्ट, एट्रीब्यूटिव यूज सेकंड एंड प्रेडिकेटिव यूज, ये 3 नियम प्रेजेंट पार्टिसिपल का पढ़ाया। जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आ गई होगी उसे पास्ट पार्टिसिपल भी समझ में आएगी, और जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं समझ में आती है उसे पास्ट पार्टिसिपल भी नहीं समझ में आती है। सेम जैसे इसमें एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज होता है, वैसे सेम पास्ट पार्टिसिपल में भी एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज होता है। हाँ, ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम लोग क्या करते हैं कि ING फॉर्म का उपयोग करते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल में
तीसरी अवस्था का उपयोग किया जाता है, उसका नाम ही पार्श्व पार्श्विक फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब आप लोग अपनी कॉपी में इसे तैयार करके रखिएगा। पहले जो मैं फ़ोटो भेजा हूँ उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, फिर वीडियो को देखिएगा और तब इन वाक्यों का अनुवाद करिएगा। फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।